नमस्कार। लोकसभा का सफर लेकर हाजिर हूं मैं सागर चांदना। नेटवर्क 10 की इस खास पेशकश में आज हम आपको जानकारी देंगे लोकसभा के उन 67 वर्षों की जिन्होंने हमें 15 विभिन्न प्रकार के लोकसभा दी, उनके कार्यकाल दिए, जो कि संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा यानी कि संसद का वो सदन जिसे आम भाषा में लोगों के सदन के नाम से जाना जाता है। हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको 1967 में बनी चौथी लोकसभा की विशेष जानकारियां देंगे। आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भारत के संविधान से, जिसमें मुख्य रूप से लोकसभा शामिल है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें अब 460 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 24 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, जो 22 भागों में विभाजित थे। साथ ही इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन संविधान की धारा 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में मनमोहन सिंह है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो अभी आपने जाना कि क्या है भारत का संविधान और क्या विशेषता है लोकसभा की भारत के संविधान में। लोकसभा ये संसद का एक लोकप्रिय सदन है, जिसमें निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं। आइए अब जानते हैं कि संविधान के अनुसार लोकसभा के क्या मायने हैं और कैसे चलती है लोकसभा। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे होता है लोकसभा की कार्यवाही, जिसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष या उससे कम का होता है। लोकसभा यह संसद का लोकप्रिय सदन है, जिसमें निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं, जो कि सीधे तौर पर आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। संविधान के अनुसार लोकसभा का विस्तार राज्यों से चुने गए 530, संघ क्षेत्र से चुने गए 20 और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 एंग्लो भारतीय सदस्य का है। वर्तमान में राज्यों से 530, संघ क्षेत्रों से 13 तथा 2 एंग्लो भारतीय सदस्यों से सदन का गठन किया गया है। कुछ स्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। प्रत्येक राज्य की उसकी आबादी के आधार पर सदस्य मिलते हैं। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें संविधान संशोधन से किया गया था, ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करे। लोकसभा की कार्यावधि 5 वर्ष है, परंतु इसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल वही लाया जा सकता है। भारत में लोकसभा की सीटें 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच बांटी गई हैं, जो कि हैं आंध्र प्रदेश 42, अरुणाचल प्रदेश 2, असम 14, बिहार 40, छत्तीसगढ़ 11,
गोवा 2, गुजरात 26, हरियाणा 10, हिमाचल प्रदेश 4, जम्मू और कश्मीर 6, झारखंड 14, कर्नाटक 28, केरल 20, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 48, मणिपुर 2, मेघालय 2, मिजोरम 1, नागालैंड 1, उड़ीसा 21, पंजाब 13, राजस्थान 25, सिक्किम 1, तमिलनाडु 39, त्रिपुरा 2, उत्तर प्रदेश 80, उत्तराखंड 5, पश्चिम बंगाल 42, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नगर हवेली 1, दमन और दीव 1, दिल्ली 7, पौंडीचेरी 1। लोकसभा की सदस्यता के लिए कम से कम उम्र 25 साल है। वर्तमान में लोकसभा में अध्यक्ष और 2 मनोनीत सदस्यों समेत 545 सदस्य हैं। तो देखा आपने कि हमारे संविधान में लोकसभा का क्या कुछ कार्य तथा विशेषताएं अंकित हैं। आगे अभी और बहुत कुछ है। फिलहाल रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी लोकसभा का सफर यूं ही जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा के सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम शुरुआत करेंगे लोकसभा के 67 सालों की और सिलसिलेवार आपको बताएंगे कि 1 से 15 लोकसभा में क्या कुछ विशेष रहा। शुरुआत करते हैं चौथी लोकसभा से, जो कि 1967 में आम चुनाव के बाद देश को मिली थी। आजादी के बाद चौथी बार हुए लोकसभा के चुनाव में कई राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली 3 बार की ही तरह इस बार भी कांग्रेस बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटी। इस बार स्थिति कांग्रेस के पक्ष में थी तो, लेकिन कांग्रेस की जीत प्रतिशत में बेहद ही कमी आ गई थी। कांग्रेस को पिछली बार से इस बार 67 सीटें कम प्राप्त हुई, जो कि कुल 283 थी। तीसरी लोकसभा 1967 में आम चुनाव के बाद बनी थी। पहली, दूसरी और तीसरी लोकसभा यानी 1952, 1957, 1962 की अपनी सफलता की कहानी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1967 में आयोजित हुए चौथे लोकसभा चुनावों में भी दोहराने में कामयाब तो रही, लेकिन इस बार पार्टी का जीत प्रतिशत बेहद ही घट गया था। 1967 में हुए भारत के आम चुनाव में 520 सीटों पर चुनाव लड़ा गया। लोकसभा में इस बार सभी 520 सीटों पर हुए चुनाव में 261 सीटों के बहुमत की आवश्यकता थी। ऐसे में 283 सीटें जीतकर एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस लोकसभा पहुंची और अपनी सरकार बनाई। इस बार सरकार में कमी थी विकास पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनका निधन हो चुका था। पार्टी को उनकी कमी इसलिए जरूर खली होगी क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान इस कांग्रेसी नेता ने विकास के क्षेत्रों में देश के नए रूप की कल्पना की। ऐसे में चौथी बार हुए आम चुनाव में पार्टी ने
4.2% बहुमत सुरक्षित रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बेहद ही महान पुरुष के निधन के बाद कांग्रेस के पास और कोई विकल्प नहीं था, जिसके चलते उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। देश अप्रैल 1967 में आजादी के बाद चौथी चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों से गुजर रहा था। जिस कांग्रेस ने अब तक चुनावों में 73% से कम सीटें नहीं जीती थी, आगे आने वाला समय उसके लिए और बुरा साबित होने वाला था। कांग्रेस के आंतरिक संकट का प्रभाव 1967 के चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दिया। पहली बार कांग्रेस से निचले सदन में करीब 60 सीटों को खो दिया था। उसे 283 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। उन्नीस तक सबसे पुरानी पार्टी ने विधानसभा चुनावों में भी कभी 60% से कम सीटें नहीं जीती थी। यह भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका सहना पड़ा, क्योंकि बिहार, केरल, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब और पश्चिम बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 साल में कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना घट गया था। इस सब के साथ इंदिरा गांधी को जो रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुनी गई, 13 मार्च को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। असंतुष्ट आवाजों को शांत रखने के लिए उन्होंने मोरारजी देसाई को भारत का उप प्रधानमंत्री और भारत का वित्त मंत्री नियुक्त किया। मोरारजी देसाई ने नेहरू की मौत के बाद इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने उन्हें मुखर बनने के लिए मजबूर कर दिया और उन्होंने ऐसे लोगों का चयन किया जिसमें उन्हें कांग्रेस पार्टी आलाकमान के खिलाफ ला खड़ा किया, जिसके चलते पार्टी के भीतर मतभेद बढ़ते गए। माहौल इतना गर्मा गया था कि मोरारजी देसाई को कांग्रेस ने 12 नवंबर 1969 अनुशासनहीनता के लिए निष्कासित कर दिया। इससे देसाई का मतभेद और बढ़ता चला गया और हालात ये हो चले कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। कांग्रेस ओ संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया, और कांग्रेस आई इंदिरा के लिए, जिसका नेतृत्व इंदिरा गांधी कर रही थी। इंदिरा ने दिसंबर 1970 तक सीपीआईएम के समर्थन से एक अल्पमत वाली सरकार को चलाया। वे आगे अल्पमत की सरकार नहीं चलाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने चुनावों की अवधि से 1 वर्ष पहले मध्यावधि लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी। इस सब का कारण था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी की अलग अलग सोच, जिसके साथ ही देश अपने 5वें आम चुनावों के लिए तैयार था, जो कि 1971 में हुए। तो देखा आपने कि चौथे आम चुनाव के बाद 1967 में चौथी लोकसभा बनी थी, जिसमें 283 सीटें जीतकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको बताते हैं कि किस किस राजनीतिक दल को चौथे आम चुनाव में कितने मत प्राप्त हुए, जिसमें कुल 520 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 283 सीटें जीती थी। आजादी के बाद भारत में चौथी बार लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इस बार भी बहुमत जीतकर 1967 के चुनावों के बाद चौथी लोकसभा का गठन अप्रैल 1967 में किया।
520 निर्वाचन क्षेत्रों में 520 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में 18 भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें कांग्रेस ने 283 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में आगे आकर अपनी सरकार चौथी बार भी बनाई। अब आपको बताते हैं कि चौथे आम चुनाव में किसको कितनी सीटें प्राप्त हुई। भारतीय जनसंघ 35, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 23, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 283, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 13, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 23, स्वतंत्र पार्टी 44, अकाली दल मास्टर तारा सिंह 0, अकाली दल संत फतेह सिंह 3, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 2, बांग्ला कांग्रेस 5, टीएमके 25, डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय सम्मेलन 0, इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग 2, केरल कांग्रेस 0, नगा राष्ट्रवादी संगठन 0, शेतकारी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 2, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1, यूनाइटेड गोअन्स 1, जनाक्रांति दल 1, जम्मू एवं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 1, निर्दलीय 35, मनोनीत एंग्लो इंडियंस 2। ऐसे में इंडियन कांग्रेस 283 सीटों के साथ जीतकर सत्ता में पहुंची। इसके साथ ही इंदिरा गांधी चौथी लोकसभा की प्रधानमंत्री बनी। ऐसा चौथे आम चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 283 सीटों के साथ पहले लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आई। इस बार कांग्रेस को 283 सीटों पर जीत मिली, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव से 78 सीटें कम थी। इसके साथ ही पार्टी ने कुल पड़े वोटों का 54% प्राप्त किया था, जिसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी देश की चौथी निर्वाचित प्रधानमंत्री बनी। जी हाँ, तो देखा आपने कि कैसे समीकरण बने थे चौथे आम चुनाव के बाद, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर 1967 में संसद तक पहुंचने का मौका मिला। इसके बाद इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत की चौथी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के पद संभालने के कुछ ही साल बाद मोरारजी देसाई के राजनीतिक स्वर उनके खिलाफ तेज हो गए थे, और ऐसे में मोरारजी देसाई ने नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध भी किया था। माहौल इतना गर्मा गया था कि मोरारजी देसाई को कांग्रेस ने अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इससे देसाई के मतभेद और बढ़ते चले गए और हालात ये हो चले थे कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी के अच्छे पार्टी मैनेजमेंट ने उन्हें अपनी सरकार बचाए रखने में काफ़ी मदद की। लेकिन फिर भी यह सरकार पूरे 5 वर्ष नहीं चल सकी और 1971 में 5वें आम चुनाव की नौबत आ खड़ी हुई। आइए अब देखते हैं कि कांग्रेस की 1967 में बनी सरकार में कौन कौन रहा मुख्य भूमिका में। तीसरी लोकसभा में स्पीकर यानी वक्ता एन संजीवा रेड्डी चुने गए। साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर आर के खादिलकर और महासचिव के पद पर पिछली बार की ही तरह एस.एल. शाक्टेकर चुने गए थे। चौथे आम चुनाव के समय अन्य दल भी उस समय सामने आए थे। हालांकि इन छोटे दलों को पता था कि वे वास्तव में कांग्रेस के मुकाबले में कहीं खड़े नहीं होते हैं।
फिर भी कई दलों ने अपनी मजबूती का परिचय इस चुनाव में दे दिया था। 520 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किए गए आम चुनाव में 26 भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व किया गया। उस समय कुछ 2 सीट और यहां तक कि 3 सीट वाले निर्वाचन क्षेत्र भी थे। एकाधिक सीटों वाले निर्वाचन क्षेत्रों को 1960 के दशक में समाप्त कर दिया गया। बात करें अगर स्वतंत्र भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की, तो उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली नेहरू परिवार में हुआ था। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू और इनकी माता कमला नेहरू थी। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम फिरोज गांधी से विवाह के पश्चात मिला था। इनका मोहनदास करमचंद गांधी से ना तो खून का और न ही शादी का रिश्ता था। इनके पितामह मोतीलाल नेहरू एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे। इनके पिता जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व थे और आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। उन्नीस 1934-35 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात इंदिरा ने शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इन्हें प्रियदर्शनी नाम दिया था। इसके पश्चात यह इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में बैठी, परंतु यह उसमें विफल रही और ब्रिस्टल के बैडमिंटन स्कूल में कुछ महीने बिताने के पश्चात 1937 में परीक्षा में सफल होने के बाद इन्होंने सोमरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया। इस समय के दौरान इनकी अक्सर फिरोज गांधी से मुलाकात होती थी, जिन्हें यह इलाहाबाद से जानती थी और जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन कर रहे थे। अंततः 16 मार्च 1942 को आनंद भवन इलाहाबाद में एक निजी आदि धर्म ब्रह्म वैदिक समारोह में इनका विवाह फिरोज से हुआ। ऑक्सफोर्ड से वर्ष 1941 में भारत वापस आने के बाद वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई। 1950 के दशक में वे अपने पिता के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान गैर सरकारी तौर पर एक निजी सहायक के रूप में उनकी सेवा में रही। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1964 में उनकी नियुक्ति एक राज्यसभा सदस्य के रूप में हुई। इसके बाद वे लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के कामराज इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में निर्णायक रहे। गांधी ने शीघ्र ही चुनाव जीतने के साथ साथ जनप्रियता के माध्यम से विरोधियों के ऊपर हावी होने की योग्यता दर्शाई। वह अधिक वाम वर्गीय आर्थिक नीतियां लाई और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दिया। 1971 के भारत पाक युद्ध में एक निर्णायक जीत के बाद की अवधि में अस्थिरता की स्थिति में उन्होंने सन 1975 में आपातकाल लागू किया। उन्होंने एवं कांग्रेस पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में पहली बार हार का सामना किया। सन 1980 में सत्ता में लौटने के बाद वह अधिकतर पंजाब के अलगाववादियों के साथ बढ़ते हुए द्वंद्व में उलझी रही, जिसमें आगे चलकर सन 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। तो ये थी हमारे विशेष कार्यक्रम लोकसभा के सफर की चौथी कड़ी, जिसमें आपने जाना कि भारत के संविधान में लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के लिए क्या विशेष स्थान है। साथ ही आपने जाना कि चौथी लोकसभा कब और कैसे बनी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको विस्तृत तौर पर यह भी बताया कि चौथी लोकसभा में किस किस सदस्य ने क्या भूमिका निभाई और कैसा रहा चौथी लोकसभा के 4 साल का कार्यकाल, जो कि अप्रैल 1967 से लेकर 1971 तक ही चला। साथ ही हमने आपको देश की चौथी प्रधानमंत्री की जीवनी से भी रूबरू करवाया। फिलहाल लोकसभा के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात, जिसमें हम आपको लोकसभा के 5वें कार्यकाल के बारे में बताएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।